सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर पंकज कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा एस्टिमेशन का लास्ट क्लास था। आज हमारे एस्टिमेशन में प्रेजेंटेशन है। हमारे इंजीनियर्स अब प्रेजेंटेशन देंगे, क्या कुछ सीखे हैं, क्या कुछ जाने हैं, क्या वो बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, वो खुद आज बताएंगे। प्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारा नॉलेज मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसको कैसे कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ये सब सारी चीज़ें एक दिन में इंजीनियर्स नहीं सीखा जाता, इसके लिए हमें डे टू डे प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए अपने इंजीनियर से डेली प्रेजेंटेशन लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे कि करत करत अभ्यास से भैया जन्मती होती सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। एक रसरी के आने और जाने से क्या होता है, पत्थर पे जिस तरह निशान पड़ता है, अगर उसी तरह हम भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें चीज़ों को तो हम भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इंजीनियर्स का अपना प्रेजेंटेशन क्लास। Good morning everyone. My name is Abhilasha Raj. I have completed my BTech from NSIT Beta and today is our presentation of estimation and costing. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है, हम लोग इसको करते क्यों है, इसका हम लोग का ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम लोग जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग का काम है, हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कितना क्वांटिटी चाहिए किसी भी आइटम्स का, और उसके बाद हम लोगों का क्या अमाउंट लगेगा, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को एक एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है कि हमारा इतना बजट लगेगा, इतना क्वांटिटी लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, और दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रेट, अमाउंट, और उसी के लिए हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग प्रिपेयर करते हैं। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के हम लोग के 15 दिन के क्लास में हम लोग MB बुक प्रिपेयर किए हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर किए हैं और बिल ऑफ क्वांटिटी प्रिपेयर किए हैं। तो MB बुक में हम लोग लेंथ, ब्रेड, हाइट, जो भी हम लोगों का साइट क्लीनिंग से ले करके हम लोगों का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने तक का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, उसमें उसका क्वांटिटी निकालते हैं और उसके बाद हम लोग सारे क्वांटिटी को लिखते हैं MB बुक में। तो MB बुक हम लोग का मेजरमेंट बुक होता है जिसमें सारा मेजरमेंट करके हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि MB बुक हम लोगों का बहुत ही लेंदी हो जाता है और उसको हम लोग को एक बाय एक डिटेल्स देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं जिसमें हम लोग सारा क्वांटिटी लिख देते हैं, और सारा क्वांटिटी लिखने के बाद हम लोग को उतना MB बुक देखने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट शीट से सारा अपना आगे का बिल ऑफ क्वांटिटी और शेड्यूल रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्लीट किए BOQ। तो BOQ हम लोगों का होता है बिल्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि हम लोगों को उसमें जो है SOR, शेड्यूल ऑफ जो रेट होता है, उस रेट और क्वांटिटी जो हम लोगों का आया है एब्स्ट्रैक्ट शीट से, तो वो दोनों को मिला के हम लोगों का बिल्स ऑफ क्वांटिटी बुक बनता है। तो ये तीनों चीज़ हम लोग कंप्लीट की है अपने एस्टिमेशन के क्लास में। एस्टिमेशन का हम लोगों का प्रोसेस होता है, एस्टिमेशन जिससे हमारा आइटम आता है, उसके बाद हम लोग का होता है SOR जो हम लोगों को रेट बताता है, और उसके बाद हम लोग का आता है BOQ जिसे हम लोगों को पता चलता है क्वांटिटी, अमाउंट। तो ये हम लोगों का प्रोसेस होता है एस्टिमेशन का। उसके बाद हम लोग करते हैं, हम लोगों को एस्टिमेशन के लिए सबसे पहले चाहिए, हम लोगों को चाहिए ड्राइंग शीट, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स एटसेट्रा। फिर उसके बाद हम लोगों को चाहिए डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद हम लोग को चाहिए BOQ और SOR। तो इसके थ्रू हम लोग पूरा एस्टिमेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर द मेन टॉपिक विच इज़ वन लाइन ब्रिक वर्क एंड DPC। ये हम लोगों का हो गया वन लाइन ब्रिक वर्क आफ्टर NGL। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे आता है ग्राउंड बीम। उसके बाद हमारा आता है ब्रिक वर्क।
ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम, फिर हमारा आता है यहाँ पे डीपीसी, फिर हमारा आता है 1 लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोगों का आता है फिर से 50 mm का डीपीसी, और उसके बाद हम लोग आगे कैरी करते हैं अपना जो भी प्रोसेस है। तो 1 लाइन ब्रिक वर्क का हम लोग का सबसे मेन ये होता है, टेक्निकली हम लोग इसको कहते हैं लेआउट ऑफ ब्रिक वर्क, यानी कि हम लोगों को जो भी ब्रिक वर्क करना है तो उसके लिए हम लोग एक प्रिपेयर कर लेते हैं अपना लाइन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ड्राइंग है, यहाँ पे ये एक ग्राउंड फ्लोर प्लान का ड्राइंग है जिसमें यहाँ दिया हुआ है मास्टर रूम है, किचन है, बेडरूम है, हॉल है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आउटर वॉल हम लोगों का 200 mm है और इनर वॉल हम लोगों का 100 mm है। तो और उसके बाद यहाँ पे डोर्स भी हम लोग कट किए हुए हैं बीच में। तो हम लोगों को ये पता करने के लिए कि कहाँ कहाँ कौन सा ब्रिक जा रहा है और कैसे कैसे जाएगा, कहाँ हम लोग को डोर के लिए स्पेस छोड़ना है, तो इसलिए हम लोग 1 लाइन ब्रिक वर्क का लेआउट करते हैं। 1 लाइन ब्रिक वर्क हम लोग 2 जगह देते हैं, एक हम लोग देते हैं 1 लाइन ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में देते हैं और एक हम लोग NGL के ऊपर देते हैं। 1 लाइन ब्रिक वर्क के लिए हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को उसके ऊपर ग्राउंड बीम प्लेस करना होता है। ग्राउंड बीम प्लेस करने के लिए हम लोग 1 लाइन ब्रिक वर्क देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड बीम दे देंगे तो सॉइल वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ग्राउंड बीम में वो हम लोग का हैम्पर हो जाएगा, हम लोग का स्ट्रेंथ उतना नहीं आएगा अगर हम लोग डायरेक्टली सॉइल पे रहेंगे, क्योंकि सॉइल उसका वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए हम लोग एक स्टेबल बेस देने के लिए और हमारा ग्राउंड बीम ख़राब ना हो इसलिए हम लोग देते हैं हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क। उसके बाद हमारा जो 1 लाइन ब्रिक वर्क का मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ जो भी हमारा होगा, विड्थ जो भी हमारा ग्राउंड बीम का होगा, क्लियर स्पैन का लेंथ, और जो हमारा हाइट होगा वो 1 लाइन ब्रिक वर्क का 4 इंच जो हमारा हाइट होगा वो होगा। तो ये था हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क। अब सेकेंड हमारे टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है DPC। एज द नेम सेज बाय इट ऑल, DPC मीन्स डैम प्रूफ कोर्स। हम लोग इसलिए डैम प्रूफ कोर्स देते हैं क्योंकि अगर हम लोग डैम प्रूफ कोर्स नहीं देंगे वॉल में तो हमारा वॉल जो है वो ब्रिक्स का बना हुआ होता है और उसमें कैपिलरीज होता है और उसका वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसीज होता है। तो वो क्या करेगा, वाटर के कांटेक्ट में आते ही वॉल जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करने लगेगा और धीरे धीरे ऊपर कैरी कर लेगा ब्रिक बाय ब्रिक, और उसके बाद हमारे वॉल में आने लगेगा, पपड़ी झड़ने लगेगा, सब कुछ वॉल ख़राब होने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग DPC प्रोवाइड करते हैं। DPC का हम लोग का मोड ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें हम लोग 50 mm ले रहे हैं थिकनेस, पर वो फिक्स्ड है। CPWD नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 50 mm जो हम लोग ले रहे हैं वो फिक्स्ड है और इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ में हम लोग स्क्वायर मीटर में इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैंने AKTU यूनिवर्सिटी से BTech की है। आज मैं एस्टिमेशन पे प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। एस्टिमेशन हम लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग कोई बिल्डिंग बनाने का प्लान करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी हमें लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले हम लोग कोई भी प्लॉट पे जाते हैं। प्लॉट मेज़र करने के बाद 1 लाइन ये सेंटर लाइन लेआउट करते हैं ताकि उससे हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ एक्सकेवेशन करना है कॉलम और फुटिंग के लिए। और उसके बाद फिर एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सकेवेशन करने के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ का फार्मूला यूज़ करते हैं। जब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो उसमें जो भी हमारा फुटिंग का साइज़ होता है उसमें +300 mm ऑल साइड ऐड करते हैं फॉर एज ए वर्किंग स्पेस। ये CPWD द्वारा दिया गया है। एक्सकेवेशन करने के बाद हम लोग फिर सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारे बिल्डिंग पे लोड पड़ता है और वाइब्रेट करता है हमारा बिल्डिंग। उसको रजिस्ट करने के लिए एज ए कुशन सैंड फिलिंग काम करता है। और जो अंडर जो ग्राउंड सरफेस पे एक्सकेवेशन करने के बाद हमें दिखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे होल्स है जो जिसमें इंसेक्ट्स रहते हैं, तो उसको भी कवर करने के लिए सैंड फिलिंग में काम आता है। फिर उसके बाद हम लोग PCC करते हैं। PCC से हम लोग को हार्ड स्टेटा मिलता है जो कि हमें हेल्प करता है फुटिंग के शटरिंग लगाने में, ताकि हमारा फुटिंग का शटरिंग अपने जगह पे स्टेबल रहे। और उसके बाद हम लोग कंक्रीट निकालते हैं फुटिंग का, और दो पार्ट में निकालते हैं।
एक रेक्टेंगुलर पार्ट का होता है और उसके ऊपर जो ट्रेपेजोइडल पार्ट होता है उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला है D/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। A1 जो होता है रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया होता है और A2 जो होता है वो फुटिंग के टॉप पार्ट का जो कॉलम का एरिया प्लस उसमें 100 mm ऑल साइड से ऐड करते हैं। वो ऐड इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को जब फुटिंग कॉलम का लगाएं तो उसमें उसी पे फुटिंग हम लोग फॉर्म वर्क करते हैं। उसके बाद जब फुटिंग का काम हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो फिर पेडेस्टल कॉलम का के लिए हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी निकालते हैं। उसके बाद फिर शटरिंग की क्वांटिटी निकालते हैं। कंक्रीट क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या फिर डेप्थ करते हैं। और फुटिंग के लिए जो फार्मूला होता है बीम के लिए वो 2L इंटू D होता है। और फिर फुटिंग पेडेस्टल फुटिंग के कंक्रीट क्वांटिटी निकालने के बाद फिर हम लोग बैक फिलिंग करते हैं। बैक फिलिंग करने का फार्मूला जो होता है जो टोटल जो एक्सकेवेशन हम लोग किए हैं उसमें से माइनस सैंड फिलिंग माइनस PCC माइनस फुटिंग कंक्रीट और माइनस पेडेस्टल कंक्रीट इतना डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा जो एरिया बचेगा वॉल्यूम वो उतने में बैक फिलिंग होगा। बैक फिलिंग करने के बाद हम लोग फिर करते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर ग्राउंड बीम। वो इसलिए ज़रूरी है वन लाइन ब्रिक वर्क क्योंकि जब हम लोग बैक फिलिंग करते हैं तो हमारा जो सरफेस होता है वो प्रॉपर प्लेन नहीं होता है। तो जब हम फुटिंग कंक्रीट करेंगे तो एक तो हमारा फुटिंग कंक्रीट अगर डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर फिर फुटिंग की शटरिंग लगाते हैं। फिर फुटिंग कंक्रीट करते हैं। फुटिंग कंक्रीट करने के बाद फिर हम लोग फुटिंग सब स्ट्रक्चर कॉलम का कास्टिंग करते हैं और फिर उसका फॉर्मवर्क की क्वांटिटी निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एरिया फिलिंग करते हैं। फिर एरिया फिलिंग नहीं, फिर पहले प्लिंथ बीम हम लोग कास्ट करेंगे। उसके बाद फिर एरिया फिलिंग करेंगे। एरिया फिलिंग करने के बाद हम लोग PCC करेंगे, फ्लोर PCC करने के बाद फिर वन लाइन ब्रिक वर्क करेंगे ताकि हम लोग का जो रूम किधर है, किचन किधर है, टॉयलेट किधर है, ये पहले ही सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग ब्रिक वर्क क्वांटिटी निकालेंगे अप टू सील लेवल, जिसमें कि हम लोग का ये प्लिंथ लेवल टू सील लेवल हाइट जो होता है उसमें से हम लोग सील बैंड के हाइट को डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो भी ब्रिक वर्क आता है वो क्वांटिटी निकल जाएगा। ब्रिक वर्क निकालने के लिए दो स्टेप होता है। एक होता है 200 mm वॉल के लिए, एक होता है 100 mm वॉल के लिए। तो 200 mm वॉल का जो क्वांटिटी निकलेगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा और 100 mm वॉल का जो क्वांटिटी निकलेगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग सील बैंड कंक्रीट निकालते हैं। उस सील बैंड कंक्रीट निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद फिर हम लोग शटरिंग की क्वांटिटी निकालते हैं सील बैंड की। उसके बाद फिर देन आफ्टर हम लोग ब्रिक वर्क अप टू लिंटर लेवल निकालते हैं। तो जो ब्रिक वर्क अप टू लिंटर लेवल निकालते हैं उसमें हमारा लिंटल बीम इंक्लूडेड नहीं होता है वो। उसके बाद फिर हम लोग जब ब्रिक वर्क अप टू लिंटर लेवल की क्वांटिटी निकाल लेते हैं फिर हम लोग लिंटर लेवल की क्वांटिटी निकालते हैं कंक्रीट की और फिर शटरिंग करते हैं। देन आफ्टर हम लोग फिर ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम करते हैं। और फिर ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम की क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग जो हाइट होता है वो लिंटर लेवल टू स्लैब बीम बॉटम तक करते हैं, जिसमें कि स्लैब का हाइट लेते हैं, जिसमें हम लोग लिंटर लेवल का हाइट और स्लैब बीम का हाइट डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर स्लैब की सेंटरिंग करते हैं। स्लैब की सेंटरिंग करने के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई जो भी स्लैब की लंबाई और चौड़ाई होगी उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, स्क्वायर मीटर में हमारा एरिया आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सेम प्रोसेस फर्स्ट फ्लोर के लिए यूज़ करेंगे। और फर्स्ट फ्लोर के बाद फिर हम लोग पैरापेट वॉल और पैरापेट कॉलम की क्वांटिटी निकालेंगे। और फिर स्टेयर केस, स्लैब स्टेयर केस, टावर बीम कॉलम की क्वांटिटी निकालेंगे। फिर ब्रिक वर्क की भी क्वांटिटी निकालेंगे। उसके बाद जब हमारा ये कंक्रीट की क्वांटिटी, शटरिंग की क्वांटिटी और ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकल जाए तो उसके बाद फिर हम लोग प्लास्टर की क्वांटिटी निकालते हैं। प्लास्टर भी 3 स्टेप में होता है। एक 6 mm प्लास्टर होता है, एक 12 mm प्लास्टर होता है और 15 mm होता है। 15 mm में भी एक इनर पार्ट के लिए होता है, एक आउटर पार्ट के लिए होता है। 6 mm प्लास्टर हम लोग सीलिंग पे करते हैं जनरली और 12 mm प्लास्टर हम लोग करते हैं
जो ब्रिक वर्क के दौरान जो सरफेस प्लेन सर्विस होता है उधर हम लोग 12 mm प्लास्टर देते हैं और 15 mm प्लास्टर इनर पार्ट के लिए देते हैं, जिधर कि हमारा सरफेस रफ हो, प्लेन ना हो ब्रिक वर्क के दौरान उधर। और फिर आउटर पार्ट में हम लोग 15 mm प्लास्टर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डोर फ्रेम और विंडो का कैलकुलेशन करते हैं, डोर फ्रेम का कैलकुलेशन, डोर विंडो का कैलकुलेशन करते हैं। फिर डोर में भी डोर फ्रेम और डोर शटर का कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग। डोर फ्रेम का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं जैसे कि ये हमारा हो गया डोर फ्रेम, तो इसका लेंथ हो जाएगा पूरा ये वही एच और ये बी। तो इसका लेंथ निकालते हैं पहले हम लोग, तो h प्लस बी, जैसे दोनों h हाइट को और ये जो चौड़ाई है विड्थ, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। और थिकनेस जो भी इसका थिकनेस होगा और फिर मोटाई भी और चौड़ाई जो होगा, विड्थ जो होगा, वो तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्यूबिक मीटर में डोर फ्रेम की क्वांटिटी निकल जाएगी। डोर शटर की क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग ये जो बी में से ये पोर्शन को माइनस कर देंगे, जो भी होगा वो हमारा बचेगा। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये 0.5 है, ये 0.5 है और ये मेरा 2 है, तो 2 - 0.5 - 0.5 इक्वल टू मेरा 1 बच जाएगा। और ये जो मेरा ये हाइट है डोर का, उसमें से ये भी 0.5 माइनस कर देंगे, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ उसका कर देंगे तो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। उसके बाद फिर विंडो का निकालेंगे हम लोग, तो विंडो का निकालते हैं पहले उसका फ्रेम का निकालते हैं, टॉप बॉटम का, फिर टॉप बॉटम पार्ट का निकालते हैं, फिर टॉप पार्ट का, फिर साइड पार्ट का, फिर विंडो स्लाइड्स का निकालते हैं। स्लाइड्स में टॉप बॉटम, फिर साइड विथ लॉक, फिर साइड विदाउट लॉक, और उसके बाद फिर हम लोग ग्लास की क्वांटिटी निकालते हैं, फिर मॉस्किटो नेट की क्वांटिटी निकालते हैं, और फिर हम लोग प्लम्बिंग आइटम्स की क्वांटिटी निकालते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैंने 2021 में सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक पास आउट किया है। तो आज एस्टिमेशन ख़त्म करने के बाद 15 डे के बाद आज एस्टिमेशन का प्रेजेंटेशन है। तो आज हम लोग जानेंगे एस्टिमेशन के बारे में कि एस्टिमेशन होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाहेंगे, जैसे हमारे घर में कोई बर्थडे ऑर्गेनाइज होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्री प्लानिंग करते हैं कि हमारे यहाँ कितने लोग आने वाले हैं और कौन कौन से आइटम लगेंगे और उसकी क्या रेट होगी, वो एक प्री प्लानिंग किया जाता है। फिर उसके अनुसार हम लोग एक डेटा निकालते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन सा आइटम और कितना उस पर बजट आने वाला हमारा। ठीक उसी तरह हमारा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक प्लान करते हैं कि उस पर कितना क्वांटिटी उसमें वो लगेगा और कितनी रेट आएगी उसकी। तो फिर उसके बेसिस पे हम लोग वो उसका एस्टिमेशन डिसाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डिटेल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए प्रॉपर की, और ड्राइंग होना चाहिए हमारे पास, और वो ड्राइंग भी प्रॉपर होना चाहिए जिसमें पूरा डेटा दिया गया हो, और वहाँ से हम वो डेटा लेंगे और उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी, शेड्यूल ऑफ रेट से वो रेट को निकालते हैं और वो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। फिर वो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा होता है वो होता है साइट क्लीनिंग का। हम लोग साइट क्लीनिंग करते हैं, तो साइट क्लीनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग 100 एज पर CPWD नॉर्म्स हम लोग 100 mm एक्स्ट्रा लेते हैं चारों साइड से, 1 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं चारों साइड से, 1 मीटर एक्स्ट्रा वो इसलिए लिया जाता है ताकि कोई अनवांटेड मटेरियल जो है वो हमारे साइट के बाहर से वो अंदर ना आ जाए, और वो एक्स्ट्रा इसलिए लेते ताकि उसमें कोई भी आने वाले जो मटेरियल है हम वो रख पाए साइड में, और जो हमारे मजदूर है वो भी आके उसमें खड़ा रह पाए। इसीलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा लेआउट करते हैं उसका। वो एक्सकवेशन के लिए हम लोग 300 mm चारों साइड से एक्स्ट्रा लेते हैं। वो 300 mm एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है ताकि हमारा वो कॉलम जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में ना आए, और उससे क्या हो सकता है कि इरोजन हो सकता है और वो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
इसीलिए वो 300 mm एक्स्ट्रा, और वो शटरिंग लगाने में भी, फॉर्मवर्क लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए वो 300 mm हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें दिया गया वो PCC और सैंड फिलिंग। तो सैंड फिलिंग हम लोग किस लिए करते हैं? सैंड फिलिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो जो सॉइल के अंदर कोई टर्माइट्स या इंसेक्ट्स वो बाहर निकल के नहीं आ जाए। अगर वो बाहर निकल के आते हैं तो वो हमारे स्ट्रक्चर में अगर आ जाते हैं तो वो हमारे स्ट्रक्चर को डिफेक्ट करेंगे, और वो जो उस पर अर्थक्वेक हमारे बिल्डिंग में आते हैं वो उसके लोड को वो रेसिस्ट कर देता है और वो लोड को ट्रांसफ़र कर देता है सॉइल में। इसीलिए अभी हम लोग वो सैंड फिलिंग करते हैं। बीइंग एन इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई क्लाइंट डिज़ाइन करता अपने घर को तो उसे जानकारी नहीं होती इन सब चीज़ों की, तो एक इंजीनियर होने के नाते हमारा ये काम होता है कि हम उसे जानकारी दे पाए। वो सैंड फिलिंग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि इसमें वो अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, बट ये एक छोटी सी चीज़ वो हमारे घर को एक अच्छा वो फाउंडेशन दे पाता है, जिसके कारण वो अच्छे से वो अच्छे से वर्क करे। और उसके बाद हम लोग करते हैं PCC उसके बाद इसलिए करते हैं कि ताकि एक हमारे वो शटरिंग पेडेस्टल कॉलम लगाने के लिए उसे एक हार्ड स्ट्रेटा मिल सके। और अगर हम डायरेक्ट वो बिना सैंड फिलिंग किए हुए अगर हम वो PCC कर देते तो वो हमारे मिक्स डिज़ाइन को अफेक्ट करेगा और वाटर सीमेंट रेशियो को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए हम लोग फ्लोर PCC करते हैं। उसके ऊपर फिर वो पेडेस्टल कॉलम देते हैं। उसके बाद फिर वो उसका कंक्रीटिंग वर्क करते हैं। उसके बाद वो फॉर्मवर्क लगाते हैं, उसका कंक्रीटिंग करते हैं। और उसके बाद फिर सैंड फिलिंग वो बैक फिलिंग करते हैं। बैक फिलिंग के बाद वो हमारा बैक फिलिंग के बाद वो वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद ग्राउंड बीम, और ग्राउंड बीम का फिर शटरिंग करते हैं। थैंक यू। Good morning friends, myself Satish Kumar. I am from Patna, Bihar. I pursued degree from JNTU काकीनाडा। तो आज हम लोग एस्टिमेशन के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग का 15 दिन का क्लास हुआ है। जैसे कि हम लोग का 15 दिन के क्लास के दौरान हम लोग को एक सारा चीज़ बताया गया, उसको आज हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू बता रहे हैं। तो एस्टिमेशन के लिए हम लोग पहले तो कोई चीज़ का एस्टिमेट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हम लोग को एक एस्टिमेट होना चाहिए कि हाँ पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी और कितना अमाउंट लगने वाला है। तो एस्टिमेशन में भी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जो हम लोग 3 तरह का ये तीन बुक यूज़ करते हैं। जैसे पहला तो है MB बुक, उसमें हम लोग क्वांटिटी मेज़र करते हैं और सारा डिटेल उसमें भरते हैं। और दूसरा है SOR, जो रेट आपको कितना कैसे रेट से है वो आपको उसमें बताया जाता है। और ये तीसरा चीज़ है कि ये बिल ऑफ क्वांटिटी, उसमें अमाउंट का पूरा डिटेल दिया जाता है कि कितना हमारा प्रोजेक्ट में या किसी चीज़ में खर्च होने वाला है। तो आज मेरा टॉपिक है एल्युमिनियम विंडो। तो एल्युमिनियम विंडो के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग पहले एल्युमिनियम विंडो के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम विंडो के लिए हम लोग को लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत है। तो हम लोग को ये जैसे टॉप पार्ट जो होता है वो हम लोग का लेंथ होता है और ये जो बॉटम पार्ट होता है वो ब्रेड्थ होता है। तो एल्युमिनियम विंडो स्लाइड के लिए हम लोग को निकालने के लिए 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला तो बॉटम पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि इसमें 3 लेयर होता है, जिसमें से बॉटम लेयर में हम लोग ये देखते हैं कि पहला तो एक नी और अप ग्रिप होता है, जिससे वो एक ग्रिप पकड़ता है जो आपका स्लाइडिंग विंडो है उसको ग्रिप के लिए। और दूसरा चीज़ है रेल, जो रेल प्रोवाइड करता है वो स्लाइड के लिए कि स्मूथली स्लाइड करे, वो रेल प्रोवाइड इसीलिए किया जाता है। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि ये दूसरा पार्ट देखेंगे ये टॉप में हम लोग ये ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रेल ग्रिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को जो स्लाइडिंग में होता है वो रुक के मतलब स्लाइड होगा। और तीसरा पार्ट में हम लोग ये क्या नाम है लेफ़्ट और राइट को मेज़र करते हैं। उसके बाद हम लोग मेज़र करते हैं ये अपना टॉप सरफेस, ये विंडो स्लाइडिंग फ्रेम को हम लोग मेज़र करने के लिए, जैसे कि हम लोग ये सर ने बताया कि ये जो टॉप पार्ट होता है वो हमारा 45% होता है। तो 45% लेंथ इंटू 45% को कैलकुलेट करके हम लोग मेज़र करेंगे तो वो हमारा टॉप पार्ट आ जाएगा।
और ये बॉटम ये वर्टिकल पार्ट के लिए हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लॉक पार्ट का और एक दूसरा पार्ट है विदाउट लॉक का। तो विदाउट लॉक के लिए हम लोग अलग मेज़र करते हैं। और ये बॉटम अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे ग्लास और ये मॉस्क्वीटो नेट के लिए। तो मॉस्क्वीटो नेट के लिए और ये ग्लास के लिए हम लोग 50% तो हाफ ऑफ द 50% लेते हैं जो लेंथ होता है, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन होता है विंडो ग्रिल का। तो ग्रिल के लिए हम लोग ये 2 पार्ट ये 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे पहला चीज़ होता है कि जैसा कि हम लोग ये सर बताए थे कि ये जो अपना जो टॉप पार्ट होता है इसको स्टील प्लेट कहते हैं। ये टॉप और ये वर्टिकल पार्ट होता है, वो टॉप का जो पार्ट होता है उसको हम लोग स्टील प्लेट कहते हैं। उसका मेजरमेंट 35.5 होता है। और दूसरा चीज़ होता है ग्रिल। जो ग्रिल होता है वो 10 mm बार का होता है। तो हम लोग वो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल मेज़र करने के बाद ये क्या नाम है होल्ड फास्टनर जो है उसको मेज़र कर लेंगे। Good morning everyone. My name is Sudhanshu Shekhar Jha. I am from समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट. I have done my BTech from दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. आज हम एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारा प्रेजेंटेशन है एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एस्टिमेशन और कॉस्टिंग होता क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आएगा, कितना क्वांटिटीज़ हमें चाहिए। तो इसके लिए हम एस्टिमेशन करते हैं। इस एस्टिमेशन में हम पहले क्वांटिटीज़ निकालते हैं और उसके बाद शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से हम रेट को मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले चीज़ हर एक पार्ट का ड्राइंग हमको अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड वन डिटेल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन शेड्यूल ऑफ रेट। इस तीनों के हेल्प से हम एस्टिमेशन और कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी निकालते हैं उसके लिए हमें एक बुक बनाना पड़ता है जो कि मेजरमेंट बुक उसे कहते हैं। तो उसमें हम सारा जो भी क्वांटिटी निकालते हैं उसका सारा डाटा उसमें फिल करते हैं। सेकेंड वन एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं। उसमें जो है जो भी डाटा हम कैलकुलेट किए थे मेजरमेंट बुक में उस सब का समराइज फॉर्म में हम एब्स्ट्रैक्ट शीट में भरते हैं। और थर्ड वन जो होता है वो होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम शेड्यूल ऑफ रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके कॉस्ट निकालते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस ये हमारे पास स्टेयरकेस का ड्राइंग है। इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि स्टेयरकेस होता क्या है। हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम स्टेयरकेस का यूज करते हैं। ये हमारा स्टेयरकेस का ड्राइंग है। इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का हाइट लगभग 3 मीटर होता है। तो हम ऐसा तो नहीं है कि एक बार में हम 3 मीटर ट्रेवल कर लेंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है इस हाइट को डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको डिफरेंट स्टेप में ब्रेक करते हैं और हम फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक ट्रेवल करते हैं। इसके बाद हम आते हैं लोकेशन के बारे में बात करना चाहेंगे कि लोकेशन ऐसा तो नहीं है कि हम स्टेयरकेस कहीं भी प्रोवाइड कर देंगे। तो हमें एक फ़िक्स पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि ये स्टेयरकेस सबके लिए ईजिली एक्सेसिबल हो। तो जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम ये सेंट्रली प्रोवाइड करते हैं और पब्लिक बिल्डिंग में हम मेन डोर के पास प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जैसे कि हम यहाँ ड्राइंग में देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसे हम राइजर कहते हैं। हर एक स्टेप में एक राइजर और एक थ्रेड होता है। तो ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसे राइजर बोलते हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है स्टेप का उसे थ्रेड बोलते हैं। उसके बाद ये स्टेप के नीचे जो होता है वो वेस्ट स्लैब होता है। इसका जो थिकनेस होता है 150 जनरली लिया जाता है और राइजर जो होता है वो 6 से 8 इंच तक लिया जाता है। उसके बाद थ्रेड का साइज 9 इंच to 10 इंच लिया जाता है। यहाँ से हम यहाँ पे ये वेस्ट स्लैब जो है ये प्लिंथ बीम्स को डायरेक्ट लैंडिंग से कनेक्ट करता है और ये मिड लैंडिंग बीम पे रेस्ट करता है। उसके बाद हम सेकेंड फ्लोर पे पहुँचते हैं। अब हम जानते हैं कि राइजर और थ्रेड हम निकालते कैसे हैं। जैसा कि हमको पता है ड्राइंग में के हिसाब से हमारा एक फ्लोर का हाइट 3 मीटर है। तो ये हमें 3 मीटर 3000 mm कर दिया और एक राइजर का जो लेंथ है हाइट है वो 150 है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ राइजर इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से हम थ्रेड भी निकाल सकते हैं।
नंबर ऑफ थ्रेड निकालने के लिए हमें पहले फ्लाइट में हम कितने फ़्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं ये पहले जानना होगा। तो हम जनरली दो फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तो हर एक फ़्लाइट में हमें 10 राइजर देना होगा। तो नंबर ऑफ थ्रेड निकालने के लिए पर फ्लाइट हम 1 माइनस कर देते हैं, यानी हमें 9 थ्रेड की ज़रूरत होगी एक फ़्लाइट में। इसके बाद कंक्रीट अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इस पूरे स्टेयरकेस में कितना कंक्रीट हमें लगेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेस्ट स्लैब का निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हाइट है वो 3 मीटर, ये एक फ्लाइट का हाइट हम यहाँ से नंबर ऑफ़ राइजर को काउंट करके निकाल सकते हैं, जो कि 9 राइजर है। तो 9 इंटू हर एक राइजर का लेंथ जो हाइट जो है वो 150 है, तो 1.65 मीटर हमें ये हाइट मिलता है। और यहीं से हमें और यहाँ से हम टोटल थ्रेड को काउंट करके ये हम विड्थ निकाल सकते हैं। तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जो है डायगोनल निकाल सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स 2.62 मीटर आता है। अब हमें लेंथ पता चल गया और थिकनेस पता चल गया, तो हम क्वांटिटीज़ आराम से निकाल सकते हैं। एज़ पर ड्राइंग हमारा विड्थ जो है, लेंथ हो गया 2.62 एंड विड्थ जो है हमारा स्टेयरकेस का है वो 1.175 है, और हमारा जो थिकनेस है वेस्ट स्लैब का वो है 0.15। तो यहाँ से हम कंक्रीट निकाल सकते हैं वेस्ट स्लैब का। ऐसे ही हम स्टेप का भी निकाल सकते हैं। स्टेप के निकालने के लिए जैसा कि जानते हैं कि स्टेप जो है सारा ट्रेंगुलर पोर्शन है, तो हमें ट्रेंगुलर फार्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। तो एक स्टेप का जो है, एक स्टेप में राइजर का जो लेंथ है वो 250 है, तो 0.25 मीटर हो गया, और हाइट जो है वो है 0.15, और इसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम एक थ्रेड का निकाल सकते हैं कंक्रीटिंग। और उसके बाद ऐसे ही हम नंबर ऑफ स्टेप्स से मल्टीप्लाई करके हम टोटल कंक्रीट निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। उसके बाद हम कैलकुलेशन पार्ट पे आना चाहेंगे। हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज विवेक वर्मा एंड आई हैव completed my diploma from BIT Gaya in 2018 and now I am just passed out from BTech from Radharamani Institute of Technology and Science, Bhopal. Today I have to present about footing. So first of all, we know about estimation. After 15 days of classes, we have completed my estimation. तो हम बताना चाहते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है एक शॉर्टकट में। एस्टिमेशन वो होता है कि अगर हम लोग कुछ घर में प्लानिंग कर रहे हैं, शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, तो हम लोग एक एस्टिमेट निकालते हैं हमारे घर में कितने खर्चे आने वाले हैं, तो किस चीज़ में कितना बजट आने में, खाने में कितना आ रहे हैं, कितने फैमिली आ रहे हैं, उसमें कितना हमारा बजट आने वाला है। तो उसी तरह हम बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसमें हम अपना एक बजट निकालते हैं कि हमारे घर में कितने मटेरियल लगने वाले हैं, कितने लेबर लगने वाले हैं, सब कुछ। तो एस्टिमेशन से हम लोग निकालते हैं कि हमारे घर में कितने अमाउंट लगने वाला है, तब हम काम शुरू करते हैं, एक हमें प्रॉपर रेट मिल जाता है। एंड उसी का जैसा कि हमारा दोस्त आगे बता दिया है, सैंड फिलिंग फीस इसी तक बता दिया है, वैसे ही मेरा आज का टॉपिक है फुटिंग। तो फुटिंग बनाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारा फाउंडेशन 2 टाइप का होते हैं, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन वो होता है जिसका डेप्थ कम होता है एंड विड्थ ज़्यादा होता है। डीप फाउंडेशन वो होता है जिसका डेप्थ ज़्यादा एंड विड्थ कम होता है। तो सैलो फाउंडेशन का एक टाइप में बताना चाहता हूँ, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। ट्रेपेजॉइडल फुटिंग वो होता है ये हमारा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, जो कि हमारा ये एक्सकवेशन किया जाता है। उसमें हमारा एक्सकवेशन के अंदर सैंड फिलिंग एंड देन पीसीसी किया जाता है 100 mm का। उसके बाद हमारा फुटिंग तैयार किया जाता है, जो कि हमारा फुटिंग का साइज़ हमारे ड्राइंग में दिया हुआ है। फुटिंग का साइज़ जिसमें 2 टाइप का फुटिंग है हमारे लेआउट में, एक F1 एक F2। तो F1 F2 फुटिंग है, उसका रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रेपेजॉइडल पार्ट का साइज़ दिया हुआ है। जहाँ लोग इसका रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं एंड ट्रेपेजॉइडल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर पार्ट का वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग फुटिंग का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करके। उसके बाद हमारा होता है पेडेस्टल कॉलम। पेडेस्टल कॉलम के बाद हमारा होता है
बैक फिलिंग करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, बैक फिलिंग करने के लिए जितना भी एक्सीवेटेड या माइनस सैंड फिलिंग माइनस PCC माइनस रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ फुटिंग एंड देन ट्रापेजॉइडल पार्ट ऑफ फुटिंग एंड माइनस पेडेस्टल कॉलम, हमारा बैक फिलिंग निकल जाता है। देन उसके बाद हम लोग वन लाइन ब्रिकवर करते हैं। वन लाइन ब्रिकवर करने के बाद हम लोग ग्राउंड बीम लेआउट तैयार करते हैं। थैंक यू सर।